तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को पहले ही करा दिया था। अब बारी है 51 से 100 क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2016 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। कह रहा है कि भारत में डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया तो 2016 में शुरू किया गया था, और डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ था, और स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत 2016 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन बनाता है। जो विदेश से व्यापार होता है इंडिया से विदेश का, तो उसका नीति कौन बनाता है। ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी सांसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य मंत्रालय जो है भारत में विदेशी व्यापार बनाता है। वाणिज्य मंत्रालय भारत में विदेशी व्यापार की नीति बनाता है। वाणिज्य मंत्रालय क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है भारत में विदेश व्यापार की नीति बनाता है, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, यानी कि विदेश व्यापार नीति क्या है। यह वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार यह तय करती है कि दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस प्रकार किया जाए। वही होता है विदेश व्यापार नीति, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इस नीति को कौन बनाता है, तो वाणिज्य मंत्रालय बनाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस माध्यम से होता है। विदेश व्यापार नीति तो समझ गए, और इसको नियंत्रित कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय नियंत्रित करता है। और कह रहा है कि सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस माध्यम से होता है। ऑप्शन है ए सड़क मार्ग, बी रेल मार्ग, सी वायु मार्ग, डी समुद्री मार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री मार्ग से सबसे अधिक विदेशी व्यापार होता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस माध्यम से होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक का जो बेस है, इंडियन इकोनॉमिक का जो आधार है वो क्या है। ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी बैंकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो कृषि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि भारत में अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। भारत में अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। ए 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2002। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी, तो 2000 में की गई थी। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है, यह भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य के जितना भी गरीब परिवार है उसको कम कीमत पर खाने को उपलब्धि कराया जाए, वही योजना को अंत्योदय अन्न योजना कहा गया था। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना था जिससे गरीब परिवारों को कम कीमत पर खाने की उपलब्धि कराया जाए। और यह कब शुरू हुई थी, तो 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब की गई,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उस शेयर बाजार को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना, जितना भी मतलब शेयर बाजार है उसको सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना है, यही उद्देश्य था सेबी का, जिसका हिंदी क्या होता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है, ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। भारत में टोटल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है, यानी कि सबसे अधिक टैक्स किससे प्राप्त होता है, ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी जीएसटी, डी निगम कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी से सबसे ज़्यादा टैक्स प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक टैक्स किससे प्राप्त होता है, तो जीएसटी से प्राप्त होता है। जीएसटी कब शुरू हुआ था, तो 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो देखिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि हर परिवार में, हर मतलब भारतीय परिवार में हर नागरिक को बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, यही था प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या था कि भारत में प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक नागरिक को बैंक की सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, और यह कब शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ए कृषि को बढ़ावा देना, बी छोटे व्यवसायों को ऋण देना, सी निर्यात बढ़ाना, डी रोजगार कम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे व्यवसायों को ऋण देना, यानी कि जो छोटे लेवल पे सब बिजनेस करते हैं उसको ऋण प्रदान करना, यही तब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसी का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, छोटे व्यवसायों को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारत में नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। नाबार्ड यानी कि यह देखिए, नाबार्ड जो है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित एक योजना है। तो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारत में जो रेपो दर है वह कौन निर्धारित करता है। रेपो दर क्या होता है, वह ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंक को कम समय के लिए ऋण देता है। मतलब जो रेपो दर क्या है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह दूसरे बैंक को ऋण प्रदान करता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है रेपो दर को निर्धारित करता है। रेपो दर मतलब आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत में रिवर्स रेपो दर का संबंध किससे है। रेपो दर तो समझ गए कि आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को ऋण प्रदान करता है कुछ समय के लिए, और रिवर्स रेपो दर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका हो जाएगा कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अन्य बैंकों से पैसे उधार लेता है।
उसे ही रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए कृषि, बी बैंकिंग, सी उद्योग, डी व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, भारत में रिवर्स रेपो दर का संबंध किससे है? तो बैंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत में कैश रिजर्व रेशियो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत में कैश रिजर्व रेशियो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए सांसद, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? मतलब यह किसी भी बैंक को अपनी कुल जमा राशि एक निश्चित हिस्सा या नकद या सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, वही हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। तो ये किसके द्वारा निर्धारित है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का है भारत में वैधानिक तरलता अनुपात का संबंध किससे है? ए बैंकिंग प्रणाली, बी कृषि क्षेत्र, सी व्यापार क्षेत्र, डी परिवहन क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग प्रणाली संबंध है। वैधानिक तरलता अनुपात का संबंध किससे है? तो बैंकिंग प्रणाली से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे भारत में वैधानिक तरलता अनुपात का संबंध किससे है? तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो है वह इंडियन एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड से जाना जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो नाबार्ड से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत में सिडबी की स्थापना कब हुई थी? भारत में सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी यानी कि SIDBI। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहा है? भारत में मुद्रास्फीति का विपरीत शब्द क्या है? मुद्रास्फीति क्या होता है? अगर जो वस्तुओं और सेवाओं में की कीमत में अगर जो लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विपरीत शब्द हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार मतलब कमी हो रहा है, तो इसका अस्फीति हो जाएगा। ठीक है, अपस्फीति हो जाएगा भारत में मुद्रास्फीति का विपरीत शब्द। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत में भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? भारत में भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन क्या होता है? कि भुगतान संतुलन से किसी देश की आर्थिक स्थिति को पता लगाया जाता है, यानी कि लेखा जोखा होता है किसी देश की आर्थिक स्थिति को, उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि भारत में भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? ये विदेशी व्यापार, बी कृषि उत्पादन, सी बैंकिंग व्यवस्था, डी उद्योग क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार से संबंधित है। भारत में भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? तो विदेशी व्यापार से संबंधित है। क्योंकि भुगतान संतुलन से ही देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का है भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो बजट होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अभी के वित्त मंत्री कौन है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमन। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है भारत के? तब निर्मला सीतारमन अभी वित्त मंत्री है और वही जो है बजट प्रस्तुत करती है।
क्वेश्चन नंबर 72 का है कि भारत में केंद्रीय बजट हर वर्ष किस महीने प्रस्तुत किया जाता है। बजट तो वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब वो किस महीने में हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में हर वर्ष केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का है कि भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो जीएसटी है, टैक्स जो है, उसके जो है अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नीति आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी का अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है जीएसटी टैक्स का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का है भारत में सेंसेक्स का संबंध किससे है। सेंसेक्स क्या होता है? यह सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स जो होता है वो भारत के शेयर बाजार का एक प्रमुख इंडेक्स होता है, उसे ही सेंसेक्स कहते हैं। शेयर बाजार का यह एक प्रमुख इंडेक्स होता है। तो एक कृषि, बी उद्योग, सी शेयर बाजार, डी बैंकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार। भारत में सेंसेक्स का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का है भारत में निफ्टी किससे संबंधित है। निफ्टी यानी कि NIFTY, निफ्टी, इसका फुल फॉर्म बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। तो यह जो है निफ्टी जो है यह 50 बड़ी कंपनियों के शेयर को प्रदर्शन करता है, तो उसे ही निफ्टी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है, तो भारत में निफ्टी का संबंध किससे है? ए शेयर बाजार, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी परिवहन क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, भारत में निफ्टी किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 का है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। ए कृषि को बढ़ावा देना, बी मुद्रा जारी करना, सी सड़क निर्माण कराना, डी उद्योग स्थापित कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा जारी करना। भारतीय रिजर्व यानी कि RBI का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा को जारी करना। ठीक है, हमारे देश के करेंसी को जारी करना किसका काम है? तो भारतीय रिजर्व यानी कि RBI का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 77 का है भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी खनन क्षेत्र, डी परिवहन क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का है भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत क्या हुई थी, कब हुई थी? तो आर्थिक नियोजन क्या है? देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और उन्हें लागू करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और उन्हें लागू करना ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 का है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ए 1950 से 1955, बी 1951 से 1956, सी 1952 से 1957, डी 1953 से 1958। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। तो उससे 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1956। तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 तक थी। क्वेश्चन नंबर 80 का है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ए 1967, बी 1968, सी 1969, डी 1970। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि भारत में स्मॉल
इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि इसे सीडीबी के नाम से जाना जाता है, यानी कि SIDBI, जिसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? A RBI, B सेबी, C वित्त मंत्रालय, D नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाली संस्था है। विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो RBI करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? A खदान उपलब्ध कराना, B शिक्षा प्रदान करना, C सड़क निर्माण करना, D बिजली का उत्पादन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A खदान उपलब्ध कराना जो है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? खदान उपलब्ध करवाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? मतलब गरीबी जो भारत में है उसकी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी अंत्योदय अन्न योजना, सी डिजिटल इंडिया योजना, डी मेक इन इंडिया योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि देश में जितने भी गरीब परिवार है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी कि उसको खाने की उपलब्धि कराना कम कीमत पर। ठीक है। और यह कब शुरू हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 का है भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक जो है भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक सबसे बड़ा निजी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 86 का है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन के बंटवारे के लिए किया जाता है। वित्त आयोग क्यों किया जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यह कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण क्या है? यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? ए GST, बी आयकर, सी सीमा शुल्क, डी उत्पाद शुल्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर जो है भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ए सांसद, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी नीति आयोग। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RBI। जितने भी मतलब मुद्रा का कार्य होता है, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, वो सब RBI के द्वारा किया जाता है। और RBI के द्वारा भी मुद्रा को जारी भी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का है भारत में रेपो दर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में रेपो दर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए महंगाई कम करना, बी महंगाई बढ़ाना, सी निर्यात बढ़ाना, डी आयात बढ़ाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महंगाई कम करना रेपो दर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। रेपो दर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महंगाई को कम करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 भारत में राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है?
नेशनल इनकम का अर्थ क्या है? ए सरकार की आय, बी किसानों की आय, सी देश की कुल आय, डी उद्योगों की आय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति क्या होता है? वह नीति जिसके माध्यम से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में धन की आपूर्ति, ब्याज दर एवं महंगाई को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति क्या है? वह नीति जिसके माध्यम से आरबीआई में देश में धन की आपूर्ति, ब्याज दर एवं महंगाई को नियंत्रित करता है, उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि यह इसी के द्वारा नियंत्रित करते हैं। मौद्रिक नीति को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? अब राजकोषीय नीति क्या है? तो वह नीति जिसके माध्यम से सरकार जो है वो सरकारी खर्चे और उधार लेने की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। यानी कि राजकोषीय नीति क्या है? वह नीति जिसके माध्यम से सरकार जो है टैक्स, सरकारी खर्चे और उधार लेने की व्यवस्था को नियंत्रित करता है, उसे ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का संबंध किससे है? ए कुल उत्पादन से, बी कुल जनसंख्या से, सी कुल व्यापार से, डी कुल निर्यात से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल उत्पादन से संबंधित है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद किससे संबंधित है? तो कुल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? ए प्रति व्यक्ति का व्यय, बी प्रति व्यक्ति की औसत आय, सी प्रति व्यक्ति की बचत, डी प्रति व्यक्ति का निवेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति की औसत आय को ही भारत में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति की औसत आय। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है भारत में बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ए रोजगार प्राप्त करना, बी नौकरी बदलना, सी काम करने की इच्छा के बावजूद काम न मिलना, डी नौकरी छोड़ देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम करने की इच्छा के बावजूद भी काम न मिलना, उसे ही भारत में बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? ए वस्तुओं की कमी, बी वस्तुओं की अधिकता, सी निर्यात में कमी, डी आयात में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं की कमी को ही भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? वस्तुओं में कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल इनकम डे कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 20 जून, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को ही नेशनल इनकम डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भारत में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाला कर कौन सा है? सबसे अधिक टैक्स किससे प्राप्त होता है? ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी जीएसटी, डी निगम कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी के द्वारा भारत में सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारत में जन धन योजना का मुख्य कारण क्या था? प्रधानमंत्री धन जन योजना था नहीं, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये वाला हम पहले ही आपको बताए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार को, जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ए कृषि क्षेत्र, बी उद्योग क्षेत्र, सी बैंकिंग क्षेत्र, डी परिवहन क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है।